हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एक्स मैक्स इंस्टीट्यूट में। जैसा कि आपको हमने पिछली वीडियो में बताया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। अब इस वीडियो में हम आपको बताएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो अभी इस वीडियो को चलाने का जो मकसद हमारा, जो उद्देश्य है, बस इतना है कि जो भी हमारे स्टूडेंट्स, जो हमारे भाई बहन जो बैंक, एसएससी, रेलवे या फिर जो स्कूलिंग कर रहे हैं, जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं, उनके लिए ये जो टेंस है, जो इंग्लिश ग्रामर है, वो उनको जो है अच्छे से आ जाए और वो अपने एग्ज़ाम को क्रैक कर सकें। क्योंकि हर एक एग्ज़ाम में, क्यों ना वो क्लास 5th की बात हो, क्लास 6 की बात हो, क्लास 7th की बात हो, 5th टू आप यूँ ही कह सकते हैं कि क्लास 5th से लेकर के क्लास 12th तक, उसके बाद ग्रेजुएशन, उसके बाद बैंक, एसएससी, रेलवे, हर एक एग्ज़ाम में, चाहे वो स्टेट लेवल का हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का, हर एक एग्ज़ाम में इंग्लिश ग्रामर का बहुत ही बड़ा रोल होता है। आप यूँ देख सकते हैं, जैसे एसएससी स्टेनो का एग्ज़ाम हो गया, उसमें आपको 100 क्वेश्चन सिर्फ ग्रामर से आता है, इंग्लिश लैंग्वेज से आता है। तो आप समझ सकते हैं कि इंग्लिश ग्रामर का कितना बड़ा रोल होता है। ठीक है, जैसे एसएससी का हो गया, एसएससी स्टेनो में जो है 100% 100 क्वेश्चन, 200 में से 100 क्वेश्चन जो है आपको इंग्लिश ग्रामर से ही पूछा जाता है। उसके बाद आप क्लास में, जैसे कि क्लास 9th में है, 10th में है, 11th में है, 12th में है, तो वहाँ भी इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश लैंग्वेज क्वेश्चन आपको जो है बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जाता है। उस बेस पर हम आपको जो है ये इंग्लिश ग्रामर बताने की कोशिश कर रहे हैं। और आप इस वीडियो को देखिए, और आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि आने वाली हमारी कोई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। ठीक है, तो देर ना करते हुए हम आपको जो है आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में कि हम आपको आगे क्या बताएंगे। अब जैसे कि हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, आप देख रहे हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हमने जो है आज नेगेटिव सेंटेंस हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो पहला स्लाइड है, जैसे नेगेटिव सेंटेंस में हम कैसे पहचानें कि यह जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। हम उसको कैसे पहचान करेंगे, उसको हम कैसे पहचानेंगे, कैसे उसका इंट्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, तो उसके कुछ हम रूल्स आपको बता दे रहे हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन, ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं और वाक्यों के बीच में नहीं शब्द हों, तो उन्हें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे कोई भी टेंस होता है, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया, या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। कोई भी हम शब्द बोलते हैं या कोई भी भाषा हम बातचीत के दौरान अगर हम करते हैं तो उसमें नहीं शब्द आता है। जैसे हम स्कूल नहीं जाते हैं, नहीं, तो जो नहीं शब्द आया है इसी को हम कहते हैं नेगेटिव सेंटेंस, यानी कि वो नकारात्मक वाक्य है। नेगेटिव सेंटेंस का सीधा सा मतलब हिंदी में होता है कि नकारात्मक वाक्य, जिसमें नहीं शब्द का प्रयोग। ठीक है, और जिसमें नहीं शब्द नहीं होता है, जिसमें क्या, कब, क्यों, कैसे, ये सारे शब्द नहीं होते हैं, तो उसको हम अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं, साधारण वाक्य कहते हैं। ठीक है, तो इतना समझ में आया कि जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आदि शब्द आते हैं, तो उसे हम तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। लेकिन जब वाक्य के बीच में नहीं शब्द हो या नहीं शब्द आ जाए, तो वाक्य क्या हो जाता है, नेगेटिव सेंटेंस हो जाता है, नकारात्मक वाक्य हो जाता है। कहते नहीं है कि आप बहुत ही नेगेटिव सोचते हैं, आपके विचार बहुत ही नकारात्मक हैं, यानी कि हर काम में हम नहीं, हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे, मैं ये एग्ज़ाम नहीं दे सकता, हाँ, मैं ये टारगेट अचीव नहीं कर सकता। तो ये नकारात्मक वाक्य हो गए, नकारात्मक सोच हो गए। तो नहीं शब्द जहाँ भी प्रयोग होता है उसको हम नकारात्मक वाक्य कहते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब आगे स्लाइड में बढ़ते हैं। रूल्स, इसके रूल्स क्या हो सकते हैं, देखिए, नियम, यानी कि अगर हम इंट्रोडक्शन ले लिया, अगर हम पहचान गए कि ये नकारात्मक सेंटेंस है, तो उसका रूल क्या होगा, उसको हम हिंदी से इंग्लिश में कैसे हम ट्रांसलेट उसको करेंगे। ठीक है, तो हम इसको देखेंगे कैसे हम करते हैं। इसका रूल क्या है, पहले समझिएगा। इसका रूल है
कि जब सब्जेक्ट यानी कर्ता सिंगुलर नंबर यानी कि एक वचन हो तो सहायक क्रिया, यानी कि सहायक क्रिया को हम इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, यानी कि सेंटेंस यानी वाक्य को पूरा करने में हमारा हेल्प करता है, इसीलिए हम उसको सहायक क्रिया कहते हैं। अब सहायक क्रिया क्या हो सकती है? डज नॉट। ठीक है, जब सब्जेक्ट यानी कर्ता सिंगुलर नंबर एक वचन हो तो सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब डज नॉट तथा मेन वर्ब में यस या यस नहीं जोड़ते हैं। जब सब्जेक्ट यानी कर्ता प्लूरल नंबर हो यानी कि बहुवचन हो तो डू नॉट तथा मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, यानी कि वहाँ भी हम यस या यस का यूज नहीं करते। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किस हेल्पिंग वर्ब का यूज कर रहे हैं? डज नॉट और डू नॉट। डज नॉट हम एक वचन कर्ता के साथ यूज करेंगे और डू नॉट हम बहुवचन कर्ता के साथ यूज करेंगे। जब हमारा सब्जेक्ट एक वचन होगा तो हम डज नॉट का यूज करेंगे और जब हमारा सब्जेक्ट बहुवचन होगा तो वहाँ पर हम डू नॉट का यूज करेंगे। अब यहाँ पे हेल्पिंग क्रिया जो होती है वो डज नॉट नहीं है, सिर्फ डज है। डू और डज, नॉट तो नहीं का इंग्लिश है। ठीक है, जो सहायक क्रिया है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वो हम डू और डज को बोलते हैं। ठीक है, अब हम जो मेन वर्ब में अफर्मेटिव सेंटेंस में, जब हमने पिछली वीडियो में बताया था, आप नहीं अगर देखे होंगे तो जाकर देख लीजिएगा, तो वहाँ पर हम क्या करते थे? एक वचन, अगर हमारा सब्जेक्ट जो करता है एक वचन रहता था तो हम क्या करते थे? मेन वर्ब में जब हमारा कर्ता एक वचन होता था यानी सिंगुलर नंबर होता था तो हम क्या करते थे? मेन वर्ब में यस या यस जोड़ देते थे। लेकिन देखिए अब यस या यस यहाँ पर लगा हुआ है, इसलिए मेन वर्ब में हम यस या यस नहीं लगाएंगे। ठीक है, अब जो डज है ना, ये डू का एक वचन है, यानी कि तो हमने पिछली वीडियो में बताया था कि जो भी मेन वर्ब होता है हमारा, डू मीन्स क्या होता है? करना, लेकिन यहाँ पर वो डू डज जो है एक हेल्पिंग वर्ब के रूप में इसका यूज किया गया है। तो डू मीन्स करना होता है, लेकिन जब डू में ई एस लगा देंगे, ई एस लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? एक वचन हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम क्या किए हैं, जब डज का यूज करेंगे या डू का यूज करेंगे तो हम मेन वर्ब में यस या यस नहीं लगाएंगे। जैसे रीड, राइट। ठीक है, अब रीड में अगर यस या यस लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? यस लगाएंगे तो रीड्स हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे? डज का यूज किया हमने, इसलिए हम मेन वर्ब में यस या यस नहीं लगाएंगे। ठीक है, और जब प्लूरल होगा तो प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो वहाँ पे हम बहुवचन सब्जेक्ट के साथ हम डू का यूज करेंगे प्लस नॉट का यूज करेंगे। इतना क्लियर हो गया? अब हम एक एग्जांपल लेकर के आपको समझाते हैं। ठीक है, सॉरी, जस्ट सेकेंड। देखिए एक उदाहरण हम लेते हैं यहाँ पर। अब पहले तो आप फार्मूला समझिए, यहाँ पे हमने एक फार्मूला लगाया हुआ है, ये फार्मूला है, इसको आप समझिएगा कि फार्मूला हमारा क्या कहता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए पहले सब्जेक्ट, फिर यानी कि प्लस डू या डज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अगर हमारा सब्जेक्ट एक वचन रहेगा तो हम डज का यूज करेंगे, अगर बहुवचन रहेगा तो डू का यूज करेंगे, प्लस नॉट, फिर प्लस मेन वर्ब, जो हमारा मेन वर्ब रहेगा उसका अभी मैं बताता हूँ। ठीक है, मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, जो हमारा ऑब्जेक्ट आएगा उसको हम सबसे लास्ट में लिखेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यानी डू डज, उसके बाद नॉट का यूज करेंगे, उसके बाद मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्लियर? अब एक उदाहरण लेते हैं, जैसे रिंकू किताब नहीं पढ़ता है। अगर हम सपोज करिए, अगर हम यहाँ पर नहीं हटा दें, ठीक है, हम क्या करेंगे? अगर नहीं को हटा देते हैं, एक सेकंड, अगर हम यहाँ पर नहीं सिर्फ लिखें कि रिंकू किताब पढ़ता है, हमने पिछले वीडियो में बताया था ना, अफर्मेटिव सेंटेंस का क्या हो जाएगा कि रिंकू किताब पढ़ता है, तब क्या हो जाएगा? रिंकू रीड्स। रिंकू क्या है? एक वचन है। ठीक है, रिंकू क्या है? एक वचन है, सब्जेक्ट है, तो रिंकू। अब यहाँ पर जो हमारा मेन वर्ब है उसमें हम क्या करेंगे? यस या यस लगा देंगे, यानी कि रिंकू रीड्स बुक। ठीक है, रिंकू रीड्स बुक। ठीक, लेकिन
यहाँ पर हमने क्या यूज किया हुआ है, सेंटेंस क्या है कि रिंकू किताब नहीं पढ़ता है। तो नहीं जो शब्द लगा हुआ है इसी से क्या हो गया, ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं सीरियल से कि आपको कैसे पहचानना है कि हम इसका सेंटेंस कैसे करेंगे। पहले हमने बताया था कि वाक्य, कोई भी वाक्य दिया रहे, कोई भी सेंटेंस दिया रहा है हिंदी का, सबसे लास्ट में आइए। पहले हम क्या देखेंगे, कौन सा टेंस है, पहले ये पहचानेंगे। 3 चीज़ें करना है बस आपको। पहला स्टेप क्या करना है कि सेंटेंस के लास्ट में जाएंगे, पहचानेंगे कौन सा टेंस है। ता है, ती है, ते हैं, तो इसका मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। ठीक है, उसके बाद हम क्या देखेंगे, सेंटेंस देखेंगे। कहीं नहीं शब्द तो नहीं है, कहीं कब, क्या, कैसे, क्यों, प्रश्नवाचक शब्द तो नहीं लगा हुआ है। तो इसमें आप क्या देख पा रहे हैं, नहीं शब्द आया है। इसका मतलब क्या हो गया, ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया। अगर ये न रहता तो अफर्मेटिव सेंटेंस हो जाता। ठीक है, तो टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया और सेंटेंस क्या हो गया, नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया और सेंटेंस नेगेटिव हो गया। ठीक है, इतना क्लियर। अब क्या करेंगे, तीसरा स्टेप, हम डायरेक्ट यहाँ पर आएंगे, ये देखेंगे कि सब्जेक्ट क्या है हमारा, सिंगुलर है या प्लूरल है। ठीक है, तो रिंकू यानी किसी का नाम है, सिर्फ एक लड़के का नाम लिया गया है, एक व्यक्ति का नाम लिया गया है, तो इसलिए सब्जेक्ट हमारा क्या है, सिंगुलर नंबर है, यानी कि एक वचन है। ठीक है, हम इसका सेंटेंस कैसे बनाएंगे ये देखते हैं। रिंकू डज नॉट रीड बुक। अब समझिए कि कैसे यहाँ पर रिंकू डज नॉट रीड बुक हुआ। यहाँ फार्मूला के अकॉर्डिंग चलेंगे। ठीक है, ये जो फार्मूला हमने यहाँ पे बनाया हुआ इसके अकॉर्डिंग देखते चलिए, उसके बाद समझ में आएगा। पहले क्या है, एस यानी सब्जेक्ट है, हमने क्या लिखा, पहले सब्जेक्ट लिखना रहेगा, ट्रांसलेट करते समय पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। रिंकू है, हमने रिंकू लिख दिया सब्जेक्ट, प्लस डू या डज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा क्या है, एक वचन है, तो एक वचन कर्ता के साथ एक वचन क्रिया का यूज करते हैं। तो एक वचन के साथ हमने बताया नियम, इसका रूल बताया कि डज का यूज करेंगे। क्या लिख दिया हमने, डज, फिर प्लस नॉट, प्लस मेन वर्ब। अब देखिए एक वचन तो है लेकिन रीड में यस या यस नहीं लगा हुआ, क्यों, क्योंकि यह निगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, तो रिंकू डज नॉट रीड बुक। क्लियर, पता चल गया कि कैसे हमने यहाँ पे लगाया। अब दूसरा सेंटेंस लेते हैं, रिंकू और महेश, रिंकू और महेश किताब नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, पहला स्टेप क्या लेंगे आप, सेंटेंस के लास्ट में जाएंगे, ता है, ती है, ते हैं। ठीक है, इससे क्या पता चल गया, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, अब सेंटेंस कौन सा है पहचानेंगे कैसे, नहीं शब्द है, तो इसलिए यह क्या हो गया, नेगेटिव सेंटेंस हो गया। सब्जेक्ट हमारा क्या है, रिंकू और महेश, यहाँ पे दो व्यक्तियों के, दो पर्सन की बात हो रही है, इसलिए यह क्या हो गया, बहुवचन हो गया। जहाँ पर 2 या 2 से अधिक लोगों की बात हो या 2 या 2 से अधिक लोग कार्य कर रहे हों, एक्टिविटी कर रहे हों, तो वहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट होता है वो प्लूरल नंबर हो जाता है, यानी कि बहुवचन हो जाता है। तो बहुवचन कर्ता के साथ यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे, यानी एक दो बहुवचन कर्ता के साथ बहुवचन क्रिया का यूज करते हैं। तो पहले हम क्या लिखेंगे, इसका इंग्लिश ट्रांसलेट करते समय सब्जेक्ट यानी कि कर्ता लिखेंगे। ठीक है, प्लस डू और डज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, अगर बहुवचन है तो डू का यूज करेंगे, एक वचन के साथ हमने डज का यूज किया, बहुवचन के साथ हम डू का यूज करेंगे, प्लस नॉट, प्लस मेन वर्ब, प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसका देखते हैं सेंटेंस। रिंकू एंड महेश, पहले सब्जेक्ट लिखा। ठीक है, डू यानी कि यह बहुवचन है, बहुवचन के साथ हम डू का यूज करेंगे, उसके बाद नॉट, उसके बाद रीड यानी मेन वर्ब। मेन वर्ब में हम नेगेटिव सेंटेंस में किसी के साथ भी, चाहे वो बहुवचन हो चाहे एक वचन हो, हम मेन वर्ब में यस या यस नहीं लगाएंगे। अब देखिए डू और डज जो है वो हेल्पिंग वर्ब है और रीड क्या है, हमारा मेन वर्ब है। ठीक है, हम आगे वाली वीडियो में जब टेंस ये ट्रांसलेशन हमारा खत्म हो जाएगा तो हम आपको ये हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, मेन वर्ब क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम बताएंगे आपको। ठीक है, तो डू हमारा क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, और रीड क्या है, हमारा मेन वर्ब है, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक, इतना क्लियर हुआ। अब आगे चलते हैं, हम धीरे धीरे सारी चीज़ों, हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते चलेंगे ताकि आपको कहीं भी कन्फ्यूजन ना रहे। ठीक है, हमारी कोशिश यही रहेगी कि आपको कहीं भी कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। अगर कहीं भी कोई भी कन्फ्यूजन होती है तो आप ज़रूर कमेंट करिएगा, उसका आंसर आपको ज़रूर मिलेगा।
अब देखिए एक सेंटेंस और है। पहला स्टेप क्या रहेगा, वाक्य के लास्ट में जाएंगे, पहचानेंगे कि टेंस कौन सा है। ता है, ती है, ते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। इसको आप ये मत सोचिएगा बार बार सर रिपीट कर रहे हैं ता है, ती है, ये पहचानने के लिए, ताकि आपके दिमाग में एकदम पूरी तरह से एक्सेप्ट हो जाए कि क्या होता है, टेंस क्या होता है, क्योंकि इसी पर बेस है। यही चाहे आप जहाँ जाएंगे कहीं भी पढ़ेंगे यही पढ़ाया जाएगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ाया जाएगा। टेंस का यही रूल है, यही फार्मूला है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ठीक है, लास्ट में जाएंगे, देखेंगे क्या है, ता है, ती है, ते हैं, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। उसके बाद सेंटेंस कौन सा है, नेगेटिव शब्द आया हुआ है, वर्ड आया हुआ है, इसलिए नेगेटिव सेंटेंस हो गया। सब्जेक्ट कौन सा है, वह क्या होता है, सिंगुलर नंबर होता है, यानी कि एक वचन होता है। तो एक वचन के साथ हम डू का यूज करेंगे कि डज का यूज करेंगे, बताइए जल्दी। डू का यूज करेंगे कि डज का यूज करेंगे, डज का यूज करेंगे। ठीक है, बहुवचन के साथ हम किसका यूज करेंगे, आप ऐसे पहचानिए। एक वचन के साथ यस या यस लगता है मेन वर्ब में, इसलिए डज, यानी कि एक वचन के साथ यूज होगा। बहुवचन में नहीं लगता है मेन वर्ब में यस या यस, तो इसलिए डू का यूज, यानी कि बहुवचन में डू का और एक वचन में डज का यूज करेंगे। ठीक है, क्लियर। अब इसका एक सेंटेंस लेते हैं, ट्रांसलेट करते हैं। कैसे, अब ट्रांसलेट करिए आप लोग अपनी नोटबुक में, मैं बताता हूँ। फार्मूला के हिसाब से करिए। वह किताब नहीं पढ़ता है, तो पहले हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब डू या डज। अब क्या लगाएंगे, आप लगाइए। एक वचन के साथ क्या यूज करते हैं, बहुवचन के साथ क्या यूज करते हैं, प्लस नॉट, फिर प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सही बनाए होंगे। देखिए, वह की इंग्लिश क्या हो गई, ही हो गया। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हमने डज का यूज किया, डजंट। यहाँ पे क्या बोलेंगे, डज नॉट को हम शॉर्ट फॉर्म में डजेंट बोल सकते हैं। डज नॉट को, ये जैसे होता है ना डज नॉट, यहाँ पे ओ को क्या करेंगे, हम साइलेंट कर देंगे। ठीक है, तो हम डज के बाद एन लिख करके कॉमा लगा के हम क्या करेंगे, टी लिख देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा डज नॉट। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में डजेंट बोलते हैं। ही डजेंट रीड बुक। ठीक है, पहले हमने क्या किया, सब्जेक्ट लिखा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नॉट, फिर मेन वर्ब। मेन वर्ब में यस या यस नहीं लगाएंगे नेगेटिव सेंटेंस में, सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस में ही यस या यस का यूज करते हैं। मेन वर्ब में ना तो नेगेटिव सेंटेंस में करते हैं, ना ही इंट्रोगेटिव सेंटेंस में करते हैं। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं, तुम किताब नहीं पढ़ते हो। ठीक है, सेंटेंस के लास्ट में जाएंगे, पहले पहचानेंगे कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, नहीं शब्द आया हुआ है इसलिए यह नेगेटिव सेंटेंस है। तुम, इसकी इंग्लिश यू होगी, प्लूरल नंबर है यानी कि बहुवचन है। बहुवचन के साथ क्या यूज करेंगे, डू या डज, डू यूज करेंगे। ठीक है, पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद डू नॉट या डज नॉट का यूज करेंगे, उसके बाद मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। ठीक है, चलिए करिए आप लोग, मैं बताता हूँ। यू डोंट रीड बुक। तुम की इंग्लिश यू हो गई, तुम की इंग्लिश यू हो गई। ठीक है, तुम की इंग्लिश क्या हो गई, यू। उसके बाद यहाँ पे देखिए, डू नॉट को हम शॉर्ट फॉर्म में, डू नॉट होता है ना ऐसे लिखते हैं, डू अलग लिखते हैं, नॉट अलग लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, डू नॉट, डू नॉट को हम जो है शॉर्ट फॉर्म में डोंट का भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो यू डोंट रीड बुक, यू डोंट रीड बुक। नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं। वह किताब नहीं पढ़ती है, वह किताब नहीं पढ़ती है। सेंटेंस के लास्ट में जाएंगे। ठीक है, पहचानेंगे कौन सा टेंस है। ठीक, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। उसके बाद सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस हो गया। सब्जेक्ट वह की इंग्लिश ही यानी कि एक वचन है, तो हम क्या लिखेंगे, पहले सब्जेक्ट, उसके बाद डू और डज, उसके बाद नॉट, उसके बाद मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, चलिए सेंटेंस करते हैं इसका। वह किताब नहीं पढ़ती है, यहाँ पर वह की इंग्लिश क्या हो जाएगी, सी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फीमेल के लिए बात हुआ है, तो वह की इंग्लिश सी होगी। उसके बाद हमने एक वचन है, एक वचन के साथ डज का यूज किया। ठीक है, फिर प्लस नॉट का यूज किया। मेन वर्ब में यस या यस नहीं लगाया। ठीक है, रीड लिख दिया, उसके बाद बुक।
अब इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी, सी डज नॉट रीड बुक। हम इसको डजेंट भी लिख सकते हैं, डज नॉट भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। सी डज नॉट रीड बुक या फिर सी डजेंट रीड बुक। ओके, नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं। हम किताब नहीं पढ़ते हैं, हम किताब नहीं पढ़ते हैं, सेंटेंस के लास्ट में जाएंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, नेगेटिव सेंटेंस, हम की इंग्लिश वी हो जाएगी, यानी एक वचन है कि बहुवचन, बहुवचन होता है। जो वी होता है यानी कि हम जो होता है उसकी इंग्लिश जो वी वो प्लूरल नंबर होता है। हम हमेशा यानी कि दो या दो से अधिक लोगों की बात होती रहती है, इसलिए हम इसको प्लूरल नंबर में काउंट करते हैं। इसके साथ यानी बहुवचन के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे, डू का या डज का, डू का यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम देखेंगे, सेंटेंस लेंगे। देखिए, वी डू नॉट रीड बुक, हमने हम की इंग्लिश क्या लिखी, वी, फिर उसके बाद डू या डज, डू लगाया, ठीक है, बहुवचन है इसलिए डू का यूज किया, फिर प्लस नॉट का, फिर रीड, फिर बुक, यानी कि वी डू नॉट रीड बुक। ऐसे भी कह सकते हैं कि वी डोंट रीड बुक, यानी कि हम किताब नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो यहाँ तक जो हमने एग्जाम्पल बताया आपको, 2 4 6 जो हमने एग्जाम्पल बताया, एग्जाम्पल में क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है तो आप कोई भी ट्रांसलेट किसी भी हिंदी वाक्य को इंग्लिश में आसानी से उसका अनुवाद कर सकते हैं। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहता तो फिर प्रॉब्लम होती है कि हम क्या करें, कैसे करें। और हमने इतना एग्जाम्पल बता दिया है कि आपको ज़रूर समझ में आया होगा कि हम डज का यूज़ कहाँ करते हैं और डू का यूज़ कहाँ करते हैं। तो एक वचन के साथ डज का यूज़ करेंगे और बहुवचन के साथ डू का यूज़ करेंगे, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। चलिए, हम कुछ बता रहे हैं नेक्स्ट स्लाइड में, ध्यान दीजिएगा। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है एक्स मैक्स इंस्टीट्यूट, आप सभी जानते हैं, ठीक है। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा, अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, ठीक है। उसके बाद इंग्लिश ग्रामर रिलेटेड वीडियोस, यानी कि इस चैनल में, इस यूट्यूब चैनल में हम इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करते हैं। आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, हर एक स्टूडेंट्स के लिए। नेक्स्ट क्या है, दिस इज़ यूज़फुल फॉर एवरी स्टूडेंट्स, यह वीडियो हर एक स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल यानी यूज़फुल है, आप ज़रूर देखिए। नया वीडियो जो है जो हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोड होगी वो पर डे 9 बजे के आसपास वीडियो अपलोड होगी। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ज़रूर जो है इसका नोटिफिकेशन मिले, ताकि आप अच्छे से पढ़ सकें, आप अपने एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ला सकें। यही हमारी शुभकामनाएं हैं, यही हम उम्मीद करते हैं। और फिर नेक्स्ट वीडियो हम कल आपके लिए अपलोड करेंगे, ठीक है। उसमें हम आपको बताएंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अभी हमने क्या क्या बताया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस, उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस, और इस जो अगली वीडियो आएगी वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस की आएगी, ठीक है। तो ऐसे ही सीरीज हम जो है इसका टेंस का चला रहे हैं, 12 टेंस हम आपको रोज़ पर डे एक स्टेप बाय स्टेप बताते जाएंगे। ये 1 घंटे में, 2 घंटे में, 3 घंटे में बता करके कुछ चीज़ें बताया, कुछ चीज़ें नहीं बताया, तो ऐसी बात नहीं है। और टेंस है, आप हिंदी को इंग्लिश में चेंज कर रहे हैं तो ये थोड़ा सा सीखने के लिए होता है, टाइम टेकन लगता है, ये 1 घंटे में, 2 घंटे में नहीं हो पाता है, ठीक है। तो अगली वीडियो लेकर आएंगे कल, तब तक के लिए नमस्कार।